हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए एक न्यू टॉपिक, न्यू लेसन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलास्टिसिटी। पहला चैप्टर है इलास्टिसिटी बल्क मैटर में। इसके सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में इलास्टिसिटी। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए, फोर्सेस में भी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। कई तरह से इनको हम डिफाइन कर चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में ही डिफाइन किए जाते हैं 4 टाइप्स ऑफ द नेचुरल फोर्सेस: वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एटसेट्रा। उसके अलावा भी हम डिफरेंट वेज में फोर्सेस को डिफाइन करते आ रहे हैं। फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच प्रोड्यूसेस द चेंज इन शेप और साइज और क्रिएट्स ए change in state of rest or of uniform motion etc. In different ways we can define the forces in different ways. यहाँ पर हम जो फोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फोर्स को लेंगे, वो लेंगे एज ए डिफॉर्मिंग फोर्स। व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स नाम से पता लग रहा है जो किसी बॉडी की शेप एंड साइज को डिफॉर्म कर दे, चेंज कर दे। दैट इज एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी which changes the shape and size of the body. It is called the deforming force. Deforming force. तो सबसे पहली जो चीज है यहाँ पर ये है deforming force. तो deforming force क्या हुआ? Any external force which produces the change in shape and size of a body. It is called a deforming force. जैसे मान लीजिए किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग को खींचने से उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, या उसको कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी। या मान लीजिए किसी वायर को, किसी सपोज मेटेलिक शीट को फोल्ड करते हैं, टर्न करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। ये सब बॉडीज की शेप एंड साइज को चेंज करने वाले फोर्सेस हैं। एनी सच एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड द डिफॉर्मिंग फोर्स। अब जैसे ही हम किसी बॉडी के अंदर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस करेंगे तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे इंटरनल फोर्सेस भी डेवलप हो जाते हैं जो कि बॉडी को उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस लाने की ट्राई करते हैं। ऐसे इंटरनल फोर्सेस which are produced in the body which tend to bring the body in its original shape and size, it is called a restoring force. ये कहलाते हैं restoring force. Any external force which tends to bring the body in its original shape and size, it is called the restoring force. तो जैसे मान लीजिए आपने किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, हमने जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया स्प्रिंग पर वो तो है डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि उसने बॉडी की शेप को चेंज किया है। लेकिन जैसे ही अब स्प्रिंग को हम छोड़ते हैं तो ये अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस चला जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि सम इंटरनल फोर्स हैज बीन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग व्हिच टेंड टू ब्रिंग इट इन द ओरिजिनल स्टेट। तो ऐसे जो इंटरनल फोर्सेस हैं जो कि किसी भी बॉडी को, डिफॉर्म्ड बॉडी को उसकी ओरिजिनल स्टेट में लाने की ट्राई करते हैं, और ये फोर्सेस कब सेटल होते हैं? जिस समय बॉडी के ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया गया हो। तो ऐसे इंटरनल फोर्सेस कहलाते हैं रीस्टोरिंग फोर्सेस या रेस्टोरिंग फोर्सेस। तो व्हाट आर रेस्टोरिंग फोर्सेस? एनी फोर्स डेवलप्ड इन ए बॉडी व्हेन इट इज डिफॉर्म्ड इज कॉल्ड ए रेस्टोरिंग फोर्स। तो कोई भी ऐसा इंटरनल फोर्स, द इंटरनल फोर्स डेवलप्ड इन ए बॉडी व्हिच टेंड टू ब्रिंग द बॉडी इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज कॉल्ड द रेस्टोरिंग फोर्स। ये रेस्टोरिंग फोर्स कहलाएंगे। तो इसी रेस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स के बेसिस पर ही हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी
एंड प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। दो तरह के प्रॉपर्टीज हैं, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। तो लेट अस डिस्कस द इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? तो जैसे कि अभी हमने कहा बच्चों कि सपोज किसी भी स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया, स्मॉलर फोर्स अप्लाई करके विद इन द लिमिट कि बॉडी के अंदर परमानेंट एक्सटेंशन प्रोड्यूस ना हो, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, अभी इसके साथ। तो किसी भी बॉडी को अगर स्ट्रेच किया गया है, जैसे ही हम उसको डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं, बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स इनसाइड द बॉडी। ये रेस्टोरिंग फोर्स ही उसको ओरिजिनल स्टेट में लाने की ट्राई करता है। तो बॉडी की ये कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी वजह से इसके अंदर ऐसे रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होते हैं जो कि बॉडी को उसकी ओरिजिनल स्टेट में लेकर के आ रहे हैं और बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर रही है, ये कहलाती है प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। और फिर जो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी बॉडीज जिनके अंदर इस तरह के फोर्सेस, इस तरह की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है, ये बॉडीज कहलाती हैं इलास्टिक बॉडीज। तो इसलिए हम इलास्टिसिटी को क्या डिफाइन करेंगे? The property of a body due to which it tends to regain its original shape and size after the removal of deforming force. It is called the property of elasticity, and such bodies, such substances which tend to regain its original shape and size completely after the removal of deforming force, such bodies are called the elastic bodies. जनरली मेटेलिक बॉडीज के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, एसेट्रा। इनके अंदर हाई इलास्टिसिटी होती है और ऐसे बॉडीज जो कि अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को कंप्लीटली रीगेन ना कर पाए आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ये कहलाती हैं प्लास्टिक बॉडीज और उनकी ये प्रॉपर्टी कहलाती है प्लास्टिसिटी। ये कहलाएगी प्लास्टिसिटी और ऐसे बॉडीज कहलाएंगे प्लास्टिक बॉडीज। यानी प्लास्टिसिटी क्या हुआ? द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस or property of a body due to which the body is unable to regain its original shape and size completely after the removal of deforming force. It is called the plasticity, and such bodies are called the plastic bodies. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी ऐसा सब्सटेंस ले लें आप, जैसे मड है सपोज, मड को अगर हम प्रेस करें या कोई भी मान लीजिए क्ले का कोई पीस ले लें, क्ले का कोई लंप ले लें, क्ले के लंप को अगर हम प्रेस कर देंगे तो उसकी शेप परमानेंटली चेंज हो जाएगी। ये सपोज जैसे आप लोग च्युइंगम दबाते हैं दांतों में, उसको जैसे ही प्रेस कर रहे हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज में रिकवर नहीं करती है। ये भी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक बॉडीज है। या लंप ऑफ डफ को अगर प्रेस करते हैं तो जिस शेप में भी, जिस पोजीशन में भी छोड़ देंगे वो उसी में रह जाती है और अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ वापस ही नहीं आती है। ये भी प्लास्टिक सब्सटेंस कहलाएगा, प्रॉपर्टी कहलाएगी प्लास्टिसिटी, एसेट्रा। तो देयर में बी सेवरल एग्जांपल्स फॉर द प्लास्टिक बॉडीज एज वेल एज इलास्टिक बॉडीज। अब प्लास्टिक या इलास्टिक बॉडीज में एक्चुअली में इलास्टिसिटी क्यों है? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द, ड्यू टू द सेटलमेंट ऑफ द, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं जो कि बॉडी को उसकी ओरिजिनल शेप साइज में लाने की ट्राई करते हैं, जिस समय डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया जाता है। लेकिन प्लास्टिक बॉडीज के अंदर ये रेस्टोरिंग फोर्स नेग्लिजिबल स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इसलिए अगर इसके ऊपर से हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी रहे हैं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप साइज को रिकवर नहीं कर पाता है। अब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर दो टर्म्स और इंट्रोड्यूस करते हैं, ये कहलाते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो पहली टर्म है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस, जैसे कि अभी हमने कहा कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस भी डेवलप हो जाते हैं जो कि उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट में लाने की ट्राई करते हैं। तो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स
डेवलप हुआ है, सेटल हुआ है किसी भी बॉडी के अंदर, जिस समय उसके ऊपर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया गया है, तो वो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड द स्ट्रेस। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हमने कोई लोड सस्पेंड किया, लोड जैसे ही सस्पेंड करेंगे तो वो लोड क्या है, वो लोड तो हो गया एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। अब इसके अंदर भी कुछ इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाएंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो कि इस बॉडी को उसकी ओरिजिनल स्टेट में लाने की ट्राई करते हैं, वो रेस्टोरिंग फोर्स है। तो वो जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करें फोर्स को, तो ये कहलाएगा स्ट्रेस। और इक्विलिब्रियम की स्टेट में, जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि ये कोई सपोज एक रिजिड सपोर्ट है, और इस रिजिड सपोर्ट में मान लीजिए ये कोई वायर सस्पेंड किया गया है, इसके अंदर सर्टेन वेट सस्पेंड किया गया है, जो कि अपना mg के बराबर एक एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, हमने अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया सपोज डाउनवर्ड, तो इसके अंदर एक इंटरनल फोर्स यानी रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि इसको ओरिजिनल स्टेट में लाने की ट्राई करता है। तो यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स ये हुआ कितना, ये सपोज हमने लिया F, तो भाई और मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो ले ले A, क्रॉस सेक्शन ये सपोज ले लिया हमने A, तो फिर स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस होती है रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ये होगा F upon A. If the restoring force developed in the body is F and the area of cross section is A, then F upon A is the stress. और इस स्ट्रेस के लिए हम अब इंटरनल फोर्स को कैसे मेजर करेंगे, तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में ये रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल होता है अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स की। इन इक्विलिब्रियम F इक्वल्स टू mg। मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, डायरेक्शन में mg के अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो इसलिए फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ दिस स्ट्रेस को हम इसलिए क्या ले सकते हैं, F अपॉन A, और ये हो जाएगा F की वैल्यू हो जाएगी सपोज mg के बराबर, तो mg अपॉन A। तो ये टर्म कहलाती है स्ट्रेस। इसी तरह से एक दूसरी टर्म और है, ये है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, जैसे हमने इस बॉडी का सपोज इस वायर का जो ये ओरिजिनल लेंथ है ये ले लें कैपिटल L, और ये वेट इसमें सस्पेंड करने पर यानी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर इसके अंदर एक ये एक्सटेंशन डेवलप हुई L, देन द रेशियो ऑफ चेंज इन एनी डायमेंशन ऑफ ए बॉडी to the original dimension, ratio of change in a dimension to the original dimension, it is called the strain। यानी इस चीज को आप ये भी कह सकते हैं कि fractional change produced in a dimension of a body on application of certain deforming force under the action of certain deforming force, it is called the strain। यानी strain कितना हो जाएगा, strain होगा change in a dimension upon original dimension, यानी जैसे ये डायमेंशन हम लेंथ की टर्म में लें तो ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये रेशो कहलाएगी स्ट्रेन। और इस स्ट्रेन के लिए यूनिट क्या बनेगी, क्योंकि ये फ्रैक्शनल चेंज है, लेंथ अपॉन लेंथ है, तो इसलिए इसके लिए नो यूनिट, यानी ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। जबकि स्ट्रेस के लिए क्या यूनिट होगी, फोर्स के लिए न्यूटन और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो इसलिए इसके लिए यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पास्कल, इसको पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, SI यूनिट फॉर स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, while strain has no unit. अब यहां पर देखिए हम एक थर्ड टर्म और इंट्रोड्यूस करते हैं, ये कहलाती है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? मान लीजिए हमने किसी भी बॉडी के ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं जैसे ही, तो इसके अंदर जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप साइज को रिकवर कर लेती है। अब अगर हम इस एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को बढ़ाते जाएं, इसको इंक्रीज करते जाएं, तो फाइनली एक ऐसी स्टेज आएगी कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली। एक सर्टेन लिमिट होगी वो, उस लिमिट के विद इन अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट किए हैं तो बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूवल के बाद अपनी ओरिजिनल शेप साइज को रिकवर करेगी। और अगर उस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिकवर नहीं कर पाती है। सिंपल सी आप घर पर भी एग्जांपल करके देख सकते हैं। जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर हमने कोई छोटा सा फोर्स अप्लाई किया, जैसे ही छोड़ते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चला जाएगा। आप इसमें स्टेप बाय स्टेप उसके फोर्स को बढ़ाते जाइए और आप देखेंगे कि वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज को रिकवर करता जाएगा आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन फाइनली अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये स्प्रिंग परमानेंटली स्ट्रेच हो जाता है और अपने ओरिजिनल शेप साइज में वापस नहीं आता है। तो वो लिमिटिंग वैल्यू जो है जिसके बाद उस स्प्रिंग के अंदर परमानेंट एक्सटेंशन डेवलप हो गई है, ये उसके लिए लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगी। इसी तरह से कोई भी वायर है या कोई भी और बॉडी है, किसी भी तरह का कोई रॉड है, वायर है, कोई सॉलिड है, कोई ब्लॉक है, उसके ऊपर अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसी लिमिट के विद इन लगाते हैं कि फोर्स को हटाने के बाद, रिमूव करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज को रिकवर कर लेती है, तब तो वो विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है। लेकिन एक ऐसा लिमिटिंग स्ट्रेस जिसके बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप साइज को रिकवर नहीं कर पाती है, वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ही कहलाती है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। यानी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बियॉन्ड विच a body is unable to regain its original shape and size, it is called the limit of elasticity. किसी भी स्ट्रेस की वो लिमिटिंग वैल्यू जिसके बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिकवर ना कर पाए। अगर उस लिमिटिंग वैल्यू से कम है तब तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप साइज को रिकवर कर रही है, लेकिन उस लिमिटिंग वैल्यू को जैसे ही क्रॉस करते हैं, जैसे ही उसकी वैल्यू उससे ज्यादा होती है लिमिटिंग वैल्यू से, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप साइज को कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाती है। वो ही कहलाती है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। सो व्हाट इज लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस beyond which a body is unable to regain its original shape and size completely after the removal of the deforming force, it is called the limit of elasticity. और इस limit of elasticity के लिए एक छोटा सा लॉ है, ये लॉ कहलाता है हुक्स लॉ। इस इलास्टिसिटी के लिए, स्ट्रेस के लिए एक छोटा सा ये रूल है, ये कहलाता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई की गई है, द बॉडी गोज अंडर द एक्शन ऑफ द स्ट्रेस, अंडर द प्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रेस, तो ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर, ये स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। बॉडी के ऊपर, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक ये बॉडी कंसीडर किया था कि ये एक रिजिड सपोर्ट में कोई हमने वायर या कोई रॉड सस्पेंड किया, जिसके ऊपर एक ये फोर्स mg एक्ट किया, इसके अंदर एक ये रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ F, इसकी ओरिजिनल लेंथ ये हमने कंसीडर किया था कैपिटल L, ये लेंथ लिया था स्मॉल l, इस तरह से। तो अब अगर मान लीजिए किसी भी बॉडी के अंदर जो भी ये स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, स्ट्रेस हमने क्रिएट किया और उस स्ट्रेस की वजह से इसके अंदर या उस अप्लाइड फोर्स की वजह से इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ,
तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द स्ट्रेन डेवलप्ड इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस सब्जेक्टेड टू द बॉडी. The strain produced in a body is directly proportional to the stress subjected to the body within the limit of elasticity, provided the limit of elasticity is not exceeded. तो within the limit of elasticity यानी हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, within limit of elasticity, within the limit of elasticity, what happens? Strain is directly proportional to stress, or you can see that stress upon strain is equal to a constant, and generally it is expressed by E. और ये जो कांस्टेंट E है, कांस्टेंट ये जो E है, इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ए कोफिशिएंट, is a constant for a substance which measures the elasticity of the body. Larger is the value of the modulus of elasticity, higher is the elasticity in the body. यानी जितना इस कोफिशिएंट की वैल्यू, इस मॉडुलस की वैल्यू, E का वैल्यू हायर होगा, वो बॉडी उतनी ही हाईली इलास्टिक कहलाएगी. और जितनी इसकी वैल्यू कम होगी, इलास्टिसिटी उतनी ही कम होगी, यानी उसके अंदर प्लास्टिसिटी ज्यादा होगी. तो इसलिए देखिए, अब E की वैल्यू कब ज्यादा होगी, व्हेन लार्जर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड एंड लेसर स्ट्रेन इज डेवलप्ड. अगर स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई की जाए और ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद भी स्ट्रेन अगर कम प्रोड्यूस हो रही है, तब E की वैल्यू लार्जर होगी. इसके बिहाफ पर देखिए, एक हम अभी डिफरेंस डिस्कस करते हैं अपनी जो डेली लाइफ की इलास्टिसिटी है उसमें, और यहाँ पर जो साइंटिफिक फिजिक्स की लैंग्वेज में इलास्टिसिटी है. ये दोनों एंटायरली एक दूसरे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और, इसकी यूनिट देखिए क्या होगा, यूनिट ऑफ E, यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी E. तो इसकी यूनिट के लिए क्या होगा, ये स्ट्रेस के लिए है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और भी बच्चों स्ट्रेन की यूनिट, स्ट्रेन के लिए नो यूनिट, तो इसलिए इसके लिए भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. ऐसा यूनिट फॉर लिमिट और ऐसा यूनिट फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज आल्सो सेम एज ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, इलास्टिसिटी के लिए भी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. तो दोनों के लिए यूनिट्स होते हैं सेम, बोथ है सेम यूनिट्स, राइट. अब मैं आपको ये बता रहा था कि हमारी डेली लाइफ की इलास्टिसिटी और ये साइंटिफिक इलास्टिसिटी दोनों एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट है. हम अपनी डेली लाइफ में इलास्टिसिटी किसको काउंट करते हैं, कोई भी बॉडी जितना ज्यादा खिंच जाए, जितना ज्यादा स्ट्रेच किया जा सके, जितना ज्यादा एक्सटेंड किया जा सके बाय अप्लाइंग द लेसर फोर्स. कम फोर्स अप्लाई, जैसे मान लीजिए कोई रबर बैंड है, हमारे लिए कौन सा रबर बैंड ज्यादा इलास्टिक है, जो थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके भी लार्ज उसको एक्सटेंड किया जा सके, और जैसे ही उसको ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाए वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में वापस आ जाए, तो वो हमारे लिए एक अच्छा रबर बैंड होगा. लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या होगा, इलास्टिसिटी की वैल्यू कब ज्यादा होगी, जिस समय ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने पर, ज्यादा फोर्स अप्लाई करने पर भी स्ट्रेन बहुत ही कम हो, एक्सटेंशन बहुत ही कम हो. लार्जर इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, लेसर वैल्यू इज द ऑफ स्ट्रेन, देन द बॉडी इज सेड टू बी हाईली इलास्टिक. यानी फिजिक्स की लैंग्वेज में जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करके बॉडी को जितना कम से कम अगर उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, कम से कम उसके अंदर स्ट्रेन डेवलप हो रही है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी.
तो इसलिए फिजिक्स की लैंग्वेज की इलास्टिसिटी और अगर हम ये डेली लाइफ की इलास्टिसिटी लें, दोनों एंटायरली डिफरेंट हैं। इसी के साथ एक और जैसे एग्जांपल बनती है कि विच इज मोर इलास्टिक, ए रबर बैंड और ए स्टील वायर, विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील। अगर हम रबर एंड स्टील इन दोनों को कंपेयर करें तो इनमें कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में नेचुरली इट विल बी स्टील। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। कैसे? क्योंकि हम इसको मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। क्योंकि इलास्टिसिटी ई कितना है? ई इज इक्वल टू है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब हम क्या करें, दो स्पेसिमेन लें, एक स्टील का और एक रबर का, दोनों आइडेंटिकल, दो आइडेंटिकल स्पेसिमेन लें। जैसे मान लीजिए एक ये रबर का हमने कॉर्ड ले लिया या ये पाइप लिया, और दूसरा ये उसी डायमेंशन का, सेम डायमेंशन का एक स्टील का लें। एक रबर का और एक स्टील का, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल, सेम क्रॉस सेक्शन, सेम लेंथ, और दोनों में सेम लोड अप्लाई किए जाएं। तो अगर हमने दोनों आइडेंटिकल स्पेसिमेन लिए हैं, दोनों में सेम लोड अप्लाई किया है, तो स्ट्रेस दोनों में कितना हो जाएगा? सेम। ठीक है ना? फॉर, यानी आप ये कह सकते हैं फॉर टू स्पेसिमेन ऑफ रबर and steel of identical dimension, of identical dimensions subjected to same load, दोनों पर सेम लोड हमने अप्लाई किया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? देयरफॉर स्ट्रेस विल बी सेम, दोनों में इसलिए स्ट्रेस, ये टर्म हमने सेम ले लिया। अब आप देखेंगे कि फॉर सेम स्ट्रेस, फॉर सेम स्ट्रेस, हमने जो सेम स्ट्रेस अप्लाई की है, यहां पर स्ट्रेन इन रबर, रबर में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, रबर में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, इट विल बी ग्रेटर देन स्ट्रेन डेवलप्ड इन स्टील। स्टील में स्ट्रेन बहुत ही कम प्रोड्यूस होगी, जबकि रबर का जो स्पेसिमेन लिया था उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी फॉर सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस सेम क्यों रहा? क्योंकि हमने दोनों आइडेंटिकल स्पेसिमेन लिए थे, सेम लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शन, और दोनों पर सेम लोड अप्लाई किया, तो इसलिए स्ट्रेस तो सेम रहा। और सेम स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन इन रबर इज मच ग्रेटर देन द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन स्टील। इसलिए भाई बच्चों, जो इलास्टिसिटी ई है, देयरफॉर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ई फॉर स्टील या ई फॉर ये स्टील विल बी ग्रेटर देन ई फॉर रबर। रबर के लिए जो कोफिशिएंट आएगा, मॉडुलस का वैल्यू आएगा, वो मच लेसर होगा देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, अब हमने पहले कहा फिजिक्स की लैंग्वेज में कौन सी सब्सटेंस ज्यादा इलास्टिक है, जिसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हायर है, तो ये है क्योंकि स्टील के लिए, तो इसीलिए हम क्या रिजल्ट लिखेंगे? देयरफॉर स्टील इज मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। इसलिए रबर के कंपैरिजन में स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक होगी। तो ये इस तरह से इलास्टिसिटी के टर्म्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। अब किसी भी बॉडी के ऊपर किस तरीके से डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और किस टाइप से उसके अंदर
फ्रैक्शनल चेंज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, several types of strain and several types of modulus of elasticity. In general, there are 3 types of stress, respectively 3 types of strain and respectively 3 types of modulus of elasticity. तो इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वॉच करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और उसका आप फायदा उठा सकें। थैंक यू वन एंड ऑल।